नमस्कार बच्चों। आज हम लोग चर्चा करेंगे किंगडम फंजाई की। किंगडम फंजाई को पूरा एक ही लेक्चर में कवर करने वाले हैं। वन शॉर्ट लेक्चर ये होने वाला है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा। लो जी, डल गई हेडिंग। ये चाइना के प्रोडक्ट हो गए फेल। हाँ जी, किंगडम फंजाई वन शॉट, एक बार में ही पूरा किंगडम फंजाई, स्पेशली फॉर द नीट पर्पस। और बिल्कुल एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन हम लोग फॉलो करेंगे। बिल्कुल एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट और उसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक। इंट्रोडक्शन पार्ट और उसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं फंगस के या फंजाई के, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला कि भाई एक तो ये यूनिक नेचर के हैं। यूनिक नेचर के कैसे है भाई? यूनिक नेचर के ऐसे हैं कि ये बेसिकली एक यूनिक किंगडम है हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का। इट इज अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। पूरे के पूरे किंगडम में आपको सिर्फ और सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ही मिलेंगे। सब की सब आपको हेट्रोट्रॉपिक मिलेंगे। डाइवर्सिटी की इनकी बात की जाए तो वही बहुत ज्यादा इनके अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है। ग्रेट डाइवर्सिटी हम लोग बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में भी। ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में डाइवर्सिटी बहुत जबरदस्त है इनके अंदर। कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस की बात करें कि आपको ये फंगस कहाँ देखने को मिल सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं और आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखे होंगे। कॉमन ऑब्जर्वेशन में जैसे कि अगर आपके घर में ब्रेड हो तो उस ब्रेड को थोड़ा सा आप लंबे समय तक किसी ऐसी जगह रख देना जहां पर नमी हो, ह्यूमिडिटी हो, गर्मी हो, तो आप देखोगे उसके ऊपर फफूंद जम जाती है। ब्रेड के ऊपर बहुत कॉमन है। ब्रेड के ऊपर आपने फंगस देखा होगा, वो बेसिकली फंगस ही होता है। वो जो फफूंद होती है वो फंगस होता है। कौन सा वाला फंगस होता है? मोल्ड्स बेसिकली अपन को देखने के लिए मिल जाते हैं। यू सी द फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड। और बेसिकली वो मॉइस्ट ब्रेड पर होता है, वो क्या होता है? वो मोल्ड्स होता है। इसके अलावा सड़े हुए जो फल होते हैं, रॉटन फ्रूट्स जो होते हैं, उनको भी आप देखिएगा। एंड रॉटन फ्रूट्स, आप लोगों ने संतरे खाए हैं, कभी देखना संतरे बहुत लंबे समय तक रहते थे, उनके ऊपर भी वाइट कलर की और ब्राउन कलर की फंगस की ग्रोथ आ जाती है। जैसे संतरे के ऊपर ऑरेंज रॉटिंग जो है ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। ऑरेंज रॉटिंग सभी लोगों ने देखा होगा। और भी तमाम तरह के फल हैं जो सड़ जाते हैं, उनके ऊपर भी फंगस जो है वो ग्रोथ होते हुए देखने को मिल जाता है। ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन हमें कई बार देखने को मिलता है। इवन कई सारे फंगस तो ऐसे हैं जिन्हें हम लोग खाते हैं, एडिबल हैं। क्या बात कर रहे हो सर? फंगस और हम लोग खा रहे हैं? बिल्कुल, आप लोग खाते हो। खाते क्या, आप लोग बढ़िया चाव के साथ खाते हो। और होटल में कभी जाते हो तो प्रॉपर उसको ऑर्डर करके मंगाते हो, लाओ भाई हम तो वही खाएंगे। ऐसा कौन सा फंगस है जिसे हम सब लोग इतना चाव से खाते हैं, होटल में ऑर्डर करके मंगाते हैं? वो फंगस है मशरूम। मशरूम और टोड स्टूल्स। हालांकि मोस्ट कॉमन तो मशरूम है। तो मशरूम जो आप खाते हो ना, दो तरीके का आता है। एक बटन मशरूम आता है, हालांकि ज्यादातर तो आपको मार्केट में बटन मशरूम ही मिलेगा, वही कॉमन भी है, वही लोग पसंद करते हैं। तो मशरूम क्या है? मशरूम एक फंगस ही तो है, बेसिडियोमाइसिटीज में आता है ये। और टोड स्टूल ये भी लिख लीजिए। टोड स्टूल ये एडिबल है, इनको लोग खाते हैं। इवन मशरूम जो है ना, वो अपन को पैरासिटिक भी मिलते हैं। सॉरी, मशरूम नहीं, फंगस जो है ना वो पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं। मतलब ये बीमारियां भी करते हैं। जैसे मस्टर्ड की जो लीफ होती हैं, सरसों की जो पत्तियां होती हैं, उनके ऊपर आपने व्हाइट स्पॉट देखे होंगे। तो वो व्हाइट स्पॉट बेसिकली फंगस होते हैं। व्हाइट स्पॉट ऑन दी मस्टर्ड लीव्स,
मस्टर्ड लीव्स पर सफेद रंग के स्पॉट्स आपने देखे होंगे, तो वो क्या है, बेसिकली वो पैरासाइट की तरह वहां पर डिसीज कॉज कर रहे हैं, और वहां पर फंगस होता है एल्बिगो। ये होता है ड्यू टू दी एल्बिगो फंगस, एल्बिगो कैंडिडा पूरा नाम है उसका, आप एल्बिगो जो है वो नाम याद रखिएगा। तो मस्टर्ड की लीव्स पर सफेद रंग के स्पॉट्स जो पाए जाते हैं वो बेसिकली बीमारियां करते हैं, वो पैरासिटिक वाले हैं। बात करें अब इनकी हम लोग हैबिटेट्स की। हैबिटेट्स, देखो फंगस जो होते हैं ना वो हर जगह होते हैं, हर जगह, फाउंड एवरीवेयर। ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हो गया फाउंड एवरीवेयर। क्या सर अभी आपके पास भी हैं? बिल्कुल हैं। अगर मैं अपनी इस टी शर्ट को जोर से झड़ा दूंगा तो इसमें भी ढेर सारे फंगस निकल आएंगे, मेरे बालों में, मेरी स्किन पर, हर जगह देखने को मिलेंगे। इस हवा में मिलेंगे, पानी में मिलेंगे, मिट्टी में मिलेंगे, एनिमल्स और प्लांट पर भी होते हैं, हर जगह पर हमें देखने के लिए ये मिलते हैं। हवा में देखने को लिए मिलेंगे, पानी में देखने के लिए मिलेंगे, मिट्टी में देखने के लिए मिलेंगे, एनिमल में देखने के लिए मिल जाते हैं, प्लांट की सरफेस पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर फंगस नहीं होते? फंगस हर जगह होते हैं, ये कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं, हर जगह बेसिकली ये पाए जाते हैं। हालांकि इनका कुछ ग्रोथ प्रेफरेंस भी है कि ये बेसिकली कहां पर ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो ये ज़्यादा ग्रो करते हैं वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में, जहां पर गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो और ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा हो, वहां पर ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। दे प्रेफर to grow in warm and humid condition। वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में। इसलिए तो फ्रिज के अंदर भाई ये जो कंसेप्ट है फ्रिज वाला, रेफ्रिजरेटर वाला, वो यहीं से तो आया है कि फंगस ज़्यादा अच्छे से कहाँ ग्रो करते हैं, वो ग्रो करते हैं वार्म और ह्यूमिड, जहाँ पर गर्मियाँ पड़ती हैं और ह्यूमिडिटी हो, उमस वाला माहौल हो, वहाँ पर फंगस अच्छे से ग्रो करते हैं। हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर है उसमें क्या होता है, ठंडा मौसम रहता है, यानी कि वार्म और ह्यूमिड का जस्ट अपोजिट, बाहर जैसे वार्म और ह्यूमिड है तो वहाँ फंगस अच्छे से ग्रो करेगा। फ्रिज के अंदर हम लोग ठंडा कूल रखते हैं और ड्राई रखते हैं, इसलिए तो उसको हम लोग ग्रो होने से रोक लेते हैं, फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम लोग रोक लेते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है यही हम लोग घर में रेफ्रिजरेटर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, इसी कंसेप्ट को। इसलिए हम लोग अपना जो खाना है वो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, उसको सड़ने और इन्फेक्शियस होने से रोकने के लिए, कि फंगस और बैक्टीरिया उसके ऊपर आकर के ना पनप जाए। क्योंकि फ्रिज के अंदर हम लोग इसका जस्ट उल्टा एनवायरनमेंट रखते हैं। फ्रिज के अंदर क्या रहता है, ठंडी रहती है, कोल्ड और ह्यूमिडिटी नहीं होती, वहां पर ड्राई कंडीशन होती है, तो कोल्ड और ड्राई कंडीशन फ्रिज में रखी जाती है। इस चीज को आप चाहो तो लिख सकते हो, कंसेप्ट है, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, कंसेप्ट इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कंसेप्ट है, हमारा जो खाना है, कीप फ्रेश फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों तक हमारा खाना फ्रेश रहता है रेफ्रिजरेटर के अंदर। क्यों रहता है? ड्यू टू दी अपोजिट कंडीशंस। अपोजिट कंडीशंस जैसे कि फ्रिज के अंदर होता है कूल एंड ड्राई क्लाइमेट, कूल एंड ड्राई कंडीशन होती है जो कि अनफेवरेबल है फॉर दी फंगल ग्रोथ, फंगस की ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल है, इसलिए फंगस उसमें ग्रो नहीं कर पाता है। आ रही है बात समझ में? इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग फंगस के स्ट्रक्चर की। फंगस की जो बॉडी होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उस पर आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फंगल बॉडी, कि भाई फंगस जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके ऊपर थोड़ा हम लोग ध्यान दें। फंगस की बॉडी, मोस्टली जो फंगस होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। कैसे होते हैं? फिलामेंटस, फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर उनका होता है, फिलामेंटस। मोस्ट ऑफ द फंजाई, ज्यादातर फंजाई जो है वो फिलामेंटस हैं। पूरे क्यों नहीं कह रहे सर आप? क्योंकि कुछ एक्सेप्शन भी हैं, और इसी एक्सेप्शन पर क्वेश्चन आते हैं, और वो एक्सेप्शन है ईस्ट। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक फंगस है, लेकिन ईस्ट जो है वो कैसा अकेला ऐसा फंगस है जो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना, नीट एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए, नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट।
ज्यादातर जो फंगस होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। इसमें एक्सेप्शन में लिख लेना ईस्ट। ईस्ट जो है वो एक यूनिसेलुलर फंगस है, यानी कि ईस्ट जो होते हैं उसमें केवल एक ही सेल होता है, बस ले दे करके एक सेल है वो ईस्ट है। और ज्यादातर फंगस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फिलामेंटस। वो फिलामेंटस जो होते हैं उनकी बॉडी बनी होती है हाइफी और माइसिलियम की। जो फिलामेंटस फंगस होते हैं ना, फंजाई, इनकी जो बॉडी है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है हाइफी की। हाइफी, और उसी हाइफी से बनता है क्या, माइसीलियम। तो आप हाइफी बोलिए या माइसीलियम, या एक तरह से अपन ये बोल सकते हैं कि फंगस की बॉडी क्या होती है, फंगस की बॉडी होती है हाइफी और माइसीलियम। क्या चीज होती है भाई हाइफी मतलब, माइसीलियम मतलब? हाइफी का मतलब होता है एक धागे जैसा स्ट्रक्चर, लॉन्ग सिलेंडर। ये जो हम बोलते हैं ना हाइफी, इसका मतलब क्या है, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है। और इस हाइपी के नेटवर्क को हम लोग बोल देते हैं माइसीलियम। एंड द नेटवर्क ऑफ हाइफी, और हाइफी का जो नेटवर्क होता है उसे कहा जाता है क्या, माइसीलियम। हाइफी के नेटवर्क को हम लोग माइसीलियम बोल देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे ये क्या है भाई, ये यहां पर हाइफी है, ये क्या चीज है भाई, ये हाइफी है, हाइफी। इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो ये हाइफी है, और इनके पूरे कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम बोलें तो वो फिर आपका माइसीलियम कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? अगर इंडिविजुअल अगर हम बात करें, अब देखो इसमें भी ना आपके सेप्टेट हाइपी भी हो सकते हैं और ए सेप्टेट हाइपी भी हो सकते हैं। टाइप ऑफ हाइपी अलग अलग होते हैं। इसमें मान लीजिए आपके ऐसे बीच बीच में सेप्टा मिल सकते हैं। सेप्टा अगर देखने को मिल जाए तो उसको सेप्टेट हाइपी बोल सकते हो आप। किसी किसी में आपको सेप्टा देखने के लिए नहीं मिलेंगे तो वो आपके सीनोसाइटिक हाइपी यानी ए सेप्टेट हाइपी बन जाते हैं। ऐसे सेप्टा जो है वो हमको देखने को मिलेंगे। हर एक सेप्टा से के बीच में आपको एक न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, फंगस जो है वो एक यूकैरियोटिक में आते हैं। फंगस कौन है भाई, यूकैरियोट हैं। इनको प्रोकैरियोट मत समझ लेना, प्रॉपर यूकैरियोट्स हैं, इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। अब जैसे ये है, यहां पर अगर हम बात करें तो ये क्या है भाई, यही तो है हाइफी, यही तो है हाइफी। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर, ये जो पूरा नेटवर्क आप देख रहे हो, द नेटवर्क ऑफ हाइफी, ये हाइफी का पूरा नेटवर्क है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, माइसीलियम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये है माइसीलियम। आ गई बात समझ में? अब हाइफी के जरा टाइप पढ़ते हैं। अच्छा ये हो गया। अब जैसे मैं ईस्ट की बात करूं, ईस्ट क्या होता है, ऐसे सिंगल सेल होगा बस इस तरीके से। ये क्या है भाई, ये है ईस्ट, जो कि कैसा है, यूनिसेलुलर, जो कि कैसा है, यूनिसेलुलर है। ये जो आपको फंगस दिख रहा है ये है आपका फिलामेंटस। फिलामेंटस है, ये फिलामेंटस है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें ढेर सारे सेल जो है वो हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ये मल्टी सेलुलर फंजाई होते हैं। यूनिसेलुलर कौन से हैं आपके, ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, टाइप्स ऑफ हाइपी की। टाइप्स ऑफ हाइफी। हाइफी बेसिकली हम लोग दो टाइप की होती है। एक होती है ए सेप्टेट हाइफी, और एक होती है आपकी सेप्टेट हाइपी। अभी जैसे मैंने आपको बताया, अगर सेप्टा प्रेजेंट होगा तो सेप्टेट हाइपी, और सेप्टा प्रेजेंट नहीं है तो ए सेप्टेट हाइपी है। तो यहां पर क्या होता है, हाइपी ऐसे मतलब हाइफी तो है लेकिन उसके बीच में कोई सेप्टा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहां पर हाइफी प्रेजेंट होगी लेकिन उसके बीच में प्रॉपर सेप्टा जो है वो अपन को देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसे आपको प्रॉपर सेप्टा जो है देखने के लिए मिलेंगे। ये क्या है, सेप्टम है। यहां पर आप देखोगे तो आपको यहां पर कोई भी सेप्टम देखने के लिए नहीं मिलेगा।
इसमें जो न्यूक्लियस, जैसे यहाँ पर जो न्यूक्लियस होते हैं वो प्रॉपर इंडिविजुअल होंगे, देखो ऐसे इंडिविजुअल सेल बनेंगे जो सेप्टा से अलग है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपके जो न्यूक्लियस है वो ऐसे रहते हैं। ये इस तरीके की जो कंडीशन होती है यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होते, उनको बोलते हैं हम लोग सीनोसाइटिक हाइपी। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म दिख रहा है, एक ऐसा साइटोप्लाज्म जिसमें ढेर सारे न्यूक्लियस पड़े हैं। जबकि यहां आप देखोगे इंडिविजुअल के अंदर आपको यूनी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, यूनी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। जबकि यहां पर आपको जो साइटोप्लाज्म मिलेगा वो कैसा मिलेगा, यूनी न्यूक्लिएटेड मिलेगा। आ रही है बात समझ में? यहां पर आपको कोई सेप्टा नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको ए सेप्टेट या इसी को हम लोग बोलते हैं नो क्रॉस वॉल, इसी को क्रॉस बॉल भी बोल सकते हैं, किसी प्रकार की कोई क्रॉस बॉल नहीं है। इस तरीके की जो हाइपी होती है उसको हम लोग सीनोसाइटिक हाइपी भी बोलते हैं, सीनोसाइटिक हाइफी। क्यों बोला जाता है सीनोसाइटिक? सीनोसाइटिक का मतलब होता है ये जो कंडीशन है ना, इसी को कहते हैं सीनोसाइटिक। दिस कंडीशन इज कॉल्ड सीनोसाइटिक। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीनोसाइटिक कहते हैं, सीनोसाइटिक। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सीनोसाइटिक, जहां पर साइटोप्लाज्म में कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। उन न्यूक्लियस को अलग अलग करने के लिए कोई क्रॉस वॉल वहां पर मौजूद नहीं है। यहां पर आप देखोगे प्रॉपर सेप्टा मौजूद है, या फिर हम बोले कि क्रॉस वॉल यहां पर मौजूद है, तो वो सेप्टेड हाइपी है। ठीक है, याद रखना। यहां पर फंगस की जो सेल वॉल होती है, फंगस के पास सेल वॉल भी होती है, बिल्कुल होती है बॉस। फंगस जो है उसके पास सेल वॉल बिल्कुल होती है, सेल वॉल यहां पर प्रेजेंट होती है। पॉइंट ये है कि किसकी बनी होती है, यहां पर जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी सेल वॉल काय की बनी होती है, सेल वॉल जो है वो यहां पर काइटिन की बनी होती है। काइटिन को ही हम लोग फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं। काइटिन क्या है, काइटिन इज दी फंगल सेलुलोज। तो काइटिन की बनी होती है, और पॉलीसैकेराइड्स भी इसके अंदर हमें देखने के लिए मिल जाएगा, एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो फंगस की जो सेल वॉल है वो होती है काइटिन की। काइटिन, फंगस की सेल वॉल होती है काइटिन की, फंगल सेलुलोज और पॉलीसैकेराइड, ये दो चीजें बेसिकली इसके अंदर पाई जाती है। अब बात करें हम लोग यहां पर न्यूट्रिशन की, फंगस के अंदर न्यूट्रिशन। तो जैसे अभी आपको बताया था, फंगस कोई सा भी हो, हर एक फंगस कैसा है, हेट्रोट्रॉपिक है, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, दे लैक्स क्लोरोफिल। तो जब क्लोरोफिल नहीं है तो इसका मतलब कोई फोटोसिंथेसिस इनके अंदर नहीं होगा, यानी कि ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, ये दूसरों पर डिपेंड रहेंगे। यानी कि ये मेनली कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, यानी कि ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं, दूसरों पर, ये हमेशा दूसरों पर ही डिपेंड करते हैं। अब वो अलग अलग तरीके से खाना लेते हैं, जैसे एक होता है सैप्रोफाइट, एक होता है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट का मतलब क्या होता है, ये अपना जो भी ऑर्गेनिक मैटर, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर है, वो डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। मतलब ये फीड करते हैं, सीधी सी बात है, डेड ऑर्गेनिज्म पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेड ऑर्गेनिज्म, या फिर हम बोले जो मरे हुए सेल है ना, उस पर ये फीड करते हैं। जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मरे हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन पर फीड करते हैं, डेड बॉडीज को खाते हैं सैप्रोफाइट्स। दूसरा है इनके अंदर पैरासिटिक। पैरासिटिक जो होते हैं फंगस, ये वो फंगस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं, फीड ऑन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर ऑर्गेनिज्म मर चुका है तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ये जिंदा रहेगा ना तब तक उसके ऊपर फीड करेंगे। यानी कि जो लिविंग सेल होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं, जैसे एनिमल हो सकता है, हमारे प्लांट के सेल हो सकते हैं, हम लोगों पर ये फीड करते हैं, हम भी जिंदा हैं और हम लोगों के अंदर ही बढ़िया ये फीड करते हैं और आराम से खाते हैं। तीसरा है इनके अंदर सिम्बायोट, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बनाते हैं ये, जैसे जैसे लाइकेन, आपने नाम सुना होगा लाइकेन, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ाया भी है। तो लाइकेन क्या है, लाइकेन एसोसिएशन है एल्गी के साथ। लाइकेन में क्या होता है, फंगस जो हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं एल्गी के साथ।
तो एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। इतना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है कि हमको पहचान नहीं पड़ते कि एक ही है कि अलग अलग है। और आपको बताएं दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है माइकोराइजा। माइकोराइजा भी क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। यहां पर एसोसिएशन होता है विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स हैं उनकी रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमें यहां पर देखने को मिलेगा, वो है माइकोराइजा। क्लियर? अब बात करें हम लोग यहां पर रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो देखो भाई फंगस के अंदर रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीजें हैं। पॉइंट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मानकर चलो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट इंपॉर्टेंट, तो इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। फंगस 3 तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है। एक तरीका तो है वेजिटेटिव, एक तरीका है एसेक्सुअल, एक तरीका है सेक्सुअल। ठीक है, फंगस कितने तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है? 3 तरीके से, एक वेजिटेटिव, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। 3 तरीके हैं भाई जिन तरीकों से ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। सबसे पहले जैसे मैं बात करूं यहां पर वेजिटेटिव की, वेजिटेटिव के अंदर फिर अलग अलग तरीके हैं। जैसे वेजिटेटिव में एक होता है फ्रेगमेंटेशन, एक कौन सा तरीका है भाई इसमें? फ्रेगमेंटेशन है। एक तरीका होता है इसके अंदर फिजन, जैसे बैक्टीरिया के अंदर होता है ना फिजन, वैसा ही फिजन इसके अंदर है। और एक तरीका होता है इसके अंदर बडिंग। ये बडिंग पर आईएमपी लगा देना, ये बहुत पॉपुलर है, स्टार लगा देना जो भी आपका तरीका है, क्योंकि ये पाया जाता है ईस्ट के अंदर। ईस्ट जो था ना उसमें बडिंग से ही होता है, बहुत कॉमन है ये ईस्ट के अंदर। फिर हम बात करें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ब्रैकेट थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया, इसको छोटा करो। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के माध्यम से होता है। यहां पर स्पोर्स डेवलप होते हैं, ये होता है बाय द स्पोर्स, जिनको हम लोग बोलेंगे ए सेक्सुअल स्पोर्स। क्या बनेंगे? यहां पर स्पोर्स बनते हैं। जैसे जैसे कोनिडिया, कोनिडिया क्या है? स्पोर्स है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा स्पोरेंजियो स्पोर, जैसे जू स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर्स, जैसे कि जू स्पोर्स। तो ये जो आपके स्पोर्स हैं ये कौन से हैं? ए सेक्सुअल स्पोर्स हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्स होते हैं, लेकिन वहां पर होते हैं ओ स्पोर, आपका एस्को स्पोर, बेसिडियो स्पोर। यहां पर भी आपका बाय दी स्पोर्स होगा, लेकिन यहां पर कौन कौन से होंगे? जैसे ऊ स्पोर यहां पर होगा, यहां पर होगा जैसे एस्को स्पोर्स यहां पर होगा, यहां पर होगा जैसे बेसिडियो स्पोर होगा, बेसिडियो स्पोर होगा। ये डिफरेंट टाइप के स्पोर्स यहां पर है, तो इनको याद रखो। वेजिटेटिव के अंदर फ्रेगमेंटेशन हो गया, फिजन हो गया, बडिंग हो गया। बडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी स्पोर्स होते हैं जिनको हम ए सेक्सुअल स्पोर बोलते हैं, जैसे कॉनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर और जू स्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी स्पोर से हो जाता है, जिसको हम लोग 3 स्पोर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ओ स्पोर, एस्को स्पोर और बेसिडियो स्पोर। ये जो स्पोर्स हैं, सेक्सुअल की बात कर रहा हूं मैं, ये जो स्पोर्स हैं ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं जिसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। ये वाले जो स्पोर्स आप देख रहे हो ना, ये डेवलप होते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर में, डेवलप्ड इन दी स्पेशल स्ट्रक्चर, जिसको बोला जाता है फ्रूटिंग बॉडी। ये स्पेशल स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, कि ये फ्रूटिंग बॉडी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यहां पर 3 स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेप होती हैं, आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो सेक्सुअल साइकिल होती है ना वो 3 स्टेप में होती है। देयर आर 3 स्टेप्स, 3 स्टेप में आपको ये सेक्सुअल साइकिल समझनी है। सबसे पहली जो स्टेप यहां पर होगी वो प्लाज्मोगेमी होगी, प्लाज्मोगेमी।
प्लाज्मोगैमी में क्या होगा, प्लाज्मोगैमी में सबसे पहले दो मोटाइल या जो भी नॉन मोटाइल गैमीट्स हैं उनके बीच में फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स। अब वो मोटाइल गैमीट्स हैं कि नॉन मोटाइल गैमीट्स हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनके बीच में सबसे पहले तो फ्यूजन होगा। बेसिकली उनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, सीधी सी बात कहूं मैं तो आप चाहो तो ठीक से और लिख लो, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ, ऐसे लिख सकते हो, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स। मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स जो हैं उनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, उसको बोलेंगे हम लोग प्लाज्मोगैमी। फिर उसके बाद होगी कैरियोगैमी, उसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, यानी कि सबसे पहले क्या है भाई, जैसे मान लीजिए ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, दो फंगस के हो गए, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस, सबसे पहले फ्यूजन होगा तो ये एक ही सेल बन जाएगा। तो यहां पर ये क्या हुआ, यहां पर ये हुआ प्लाज्मोगैमी। तो यहां पर ये कौन सी प्रोसेस हो गई, यहां पर ये प्लाज्मोगैमी हो गई, जिसमें दो जो अपने गैमिट है, जैसे मान लीजिए ये मेल गैमिट, ये फीमेल गैमिट, इनका फ्यूजन हुआ और यहां पर उनका साइटोप्लाज्म मिल गया है। अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है, केवल उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज हो गया, इसको बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। दूसरी जो स्टेप है वो है यहां पर आपकी कैरियोगैमी, कैरियोगैमी ये दूसरी स्टेप है, कैरियोगैमी। अब ये जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है इनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लिया है उनका फ्यूजन होगा, यानी कि अब ये अपन को कुछ ऐसा नजर आएगा, जहां पर ये न्यूक्लियस होगा एक, पहले ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, अब ये बन गया कैसा, डिप्लॉइड। ध्यान रखना अब ये 2n हो चुका है। ये वाली जो स्टेप है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कैरियोगैमी, कोई समस्या नहीं। फिर उसके बाद होगी मियोसिस। एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या बन चुका है, ये जाइगोट बन चुका है, गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट ही बनता है, ये जाइगोट बन गया। अब इसमें होगी मियोसिस, जाइगोट है, डिप्लॉइड है, उसी में मियोसिस होगी। तो तीसरी जो स्टेप है यहां पर वो है मियोसिस की, मियोसिस, मियोसिस। तो उसमें जो अपना हैप्लॉइड है, सॉरी अपना जो डिप्लॉइड जो जाइगोट है उसमें आपका मियोसिस होता है और उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स, स्पोर्स बनते हैं। यानी कि ये आपका अगर जाइगोट है तो इस जाइगोट में आपका मियोसिस होगा, और आपको पता है एक मियोसिस से कितने बनते हैं भाई, 4। ये क्या बन गए, ये स्पोर्स बन गए। अब ये ऊ स्पोर भी हो सकते हैं, एस्को स्पोर भी हो सकते हैं, बेसिडियो स्पोर भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा अलग अलग फंगस पर, ठीक है। और यहां पर ये जो प्रोसेस हुई है ये क्या हुई है, मियोसिस हो गई है। तो ये होती है भाई इनकी पूरी सेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये 3 फेज होते हैं, इनको आप लोग याद रखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है प्लाज्मोगैमी, एक है कैरियोगैमी और एक है मियोसिस। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट फेज हैं, इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक नीट के लिए मैं आपको और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, बिल्कुल नीट पर्पस के लिए है, बिल्कुल नीट पर्पस के लिए, और काफी क्वेश्चन जो है वो यहां से पूछे जाते हैं। एक डाइकैरियन फेज बनती है, क्या बनती है, डाइकैरियन, और ये सभी के अंदर नहीं बनती है। डाइकैरियन फेज ये बनती है स्पेशली एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज फंगस के अंदर। ये अपन को एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज जो फंगस है ना, बस उसी में देखने के लिए मिलेगी ये डाइकैरियन, और किसी में देखने को नहीं मिलेगी, केवल एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में ही होती है। क्या होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उस दौरान क्या होगा भाई, कि भाई 2 फंगस हैं, उन 2 फंगस के जो हैप्लॉइड हाइपी हैं वो पहले फ्यूज कर जाएंगे। यूजुअली जैसे मान लीजिए एक फंगस ये रहा,
जैसे मान लीजिए एक फंगस ये रहा, एक मान लीजिए दूसरा फंगस जो है वो ये रहा, ये दो फंगस है, एक फंगस है ए और एक फंगस है बी। तो सबसे पहले यहां पर क्या होगी भाई, प्लाज्मोगेमी होगी, तो ये फंगस जो है वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे। छी 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 छी, कितना गलत बनाया ऐसे। तो यहां पर ये सबसे पहले तो क्या होगा भाई, यहां पर फ्यूजन होगा, ये यहां पर क्या बना, ये बन गई यहां पर प्लाज्मोगेमी हो गई, प्लाज्मोगेमी इसी को बोलते हैं। ये प्लाज्मोगेमी होगी यहाँ पर यूजुअली दो हैप्लॉइड हाइपी आपस में क्या हुए हैं, फ्यूज हुए हैं। यूजुअली टू हैप्लॉइड हाइफी फ्यूज टुगेदर। ध्यान रखिएगा, फ्यूज में केवल और केवल उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है। ध्यान रखिएगा, ओनली प्रोटोप्लाज्म, नॉट न्यूक्लियाई, उनका न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं हुआ है, केवल प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है। यानी कि यहां पर प्लाज्मोगेमी हुई है, और ये यूजुअली अपन को एस्कोमाइसिटीज बेसिडोमाइसिटीज में ही बता रहा हूं मैं आपको, बस ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक कंडीशन बन जाती है, देखो इसमें भी एन है, ये रहा एन, और यहां पर भी एन है, इसको बोलते हैं हम लोग एन प्लस एन कंडीशन। अभी ये 2n कंडीशन नहीं है, और ना ही आप इसको डिप्लॉयड कहेंगे। ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, n प्लस एन कंडीशन है। ये इसी फेज को, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायकैरियन। और ये डायकैरियन कंडीशन जो है वो काफी लंबे समय तक उस फंगस के अंदर देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इनके अंदर अब आगे कैरियोगेमी होगी और मियोसिस, अभी नहीं होगी, अभी ये आराम से रहेंगे, इसी फेज में रहेंगे। ये फंगस जो है वो अभी लंबे समय तक इसी फेज में रहेंगे। जब इनको जरूरत होगी अपना रिप्रोडक्शन करने की, तब वहां पर कैरियोगेमी हो जाएगी, यानी कि दोनों फ्यूज हो जाएंगे आपस में। फ्यूज होने के बाद वहां पर डिप्लॉयड जायगोट बन जाएगा। इनको थोड़ा सा व्हाइट कलर में बना दो भाई, आ रही है बात समझ में। तो ये फेज काफी लंबे समय तक हमें देखने के लिए मिलता है। इज दैट क्लियर? और मैं आपको फिर से एक बार और समझाता हूं। तो मान लीजिए ये एक फंगस है, ये एक दूसरा फंगस है, ठीक है। एक फंगस ए रहा और एक फंगस बी रहा। फंगस की हाइफी है ये। सबसे पहले क्या होगा भाई, अब देखो ये जो फंगस की हाइफी आपको दिख रही है ये हैप्लॉइड है, साफ साफ दिख रहा है हैप्लॉइड है। और ये भी कैसी है, हैप्लॉइड है। ये आपस में क्लोज आएंगी और यहां पर इनका हो जाएगा फ्यूजन। तो यहां पर ये दो सेल जो है वो आपस में एक दूसरे में फ्यूज कर जाएंगे, लेकिन उनके न्यूक्लियस जो है ना वो फ्यूज नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रखना। ये इसको बोलेंगे हम लोग क्या, डायकैरियन कंडीशन। डायकैरियन कंडीशन मतलब n प्लस एन। और ये बाकी के और सेल में भी डायकैरियन कंडीशन कर देते हैं। इसमें भी और ढेर सारे फिनोमेना होते हैं, जैसे बुलर फिनोमेना होता है, एक बहुत पॉपुलर है बुलर फिनोमेना। तो ये पूरी माइसिलियम को डायकैरियन कंडीशन में बना देते हैं। अब ये डायकैरियन कंडीशन में लॉन्ग टाइम तक रहेगी, स्टे इन लॉन्ग टाइम, मतलब ज्यादातर अपनी लाइफ का जो ड्यूरेशन है वो बेसिकली इसी डायकैरियन फेज में ही निकाल लेता है, इन डायकैरियन फेज। और आगे जाकर के जब इसको जरूरत पड़ती है तो फिर यहां पर इसकी हो जाएगी क्या, कैरियोगेमी। फिर यहां पर ये आपस में फ्यूज कर जाएगा, ये बन जाएगा 2n, ठीक है। ये 2n बन जाएगा, यानी कि अब ये जाइगोट बन गया है। तो लेटर यहां पर फिर बाद में जब जरूरत पड़ती है तो फिर वो कैरियोगेमी कर लेते हैं, और कैरियोगेमी के बाद फिर वो उसमें मियोसिस कर लेते हैं, और वहां पर प्रोड्यूस करते हैं फिर स्पोर्स, और अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये जो फेज होता है डाइकैरियन फेज, ये अपन को कहां देखने के लिए मिलेगा, ध्यान रखिएगा, सभी फंगस में नहीं है ये मिलता है एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में। ये एस्कोमाइसिटीज में देखने के लिए मिलेगा और सिर्फ बेसिडियोमाइसिटीज में देखने के लिए मिलता है। आ गई बात समझ में? चलो अब बढ़ते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस की तरफ।
क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई के क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं कि फंगस का क्लासिफिकेशन क्या है। देखो मॉर्फोलॉजी उसकी, माइसीलियम की, स्पोर फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, फ्रूटिंग बॉडी क्या है, उस बेसिस पर हम फंजाई किंगडम को 4 क्लासेस में बांट रहे हैं। किस बेसिस पर? बेस्ड ऑन दी मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, कि माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है। दूसरा है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, के कौन से स्पोर इसमें बन रहे हैं, सेक्सुअल स्पोर कौन से बन रहे हैं, ए सेक्सुअल स्पोर कौन से बन रहे हैं, और उसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी कैसी है। एंड दी फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी कैसी है। इन सब बेसिस पर ये जो किंगडम फंजाई है इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 4 क्लासेस में। कितनी क्लासेस में इसको बाबू डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? 4 क्लासेस में। किस बेसिस पर? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बेसिस पर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पर, और फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पर। तो हमने इसको डिवाइड किया 4 क्लासेस में। वो 4 क्लासेस कौन सी हैं, बस उनको हमें पढ़ना है। सबसे पहली क्लास है यहां पर फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज ये है हमारी सबसे पहली क्लास। कौन सी क्लास है भाई? फाइकोमाइसिटीज, ये सबसे पहली क्लास है। इनको हम लोग लोअर फंजाई या एल्गल फंजाई के नाम से भी जानते हैं, आल्सो कॉल्ड लोअर फंजाई, या इन्हीं को बोलते हैं हम लोग एल्गल फंजाई। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को हम लोग कहते हैं कि ये हैं लोअर फंजाई, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कि ये हैं आपके एल्गल फंजाई। तो इन्हीं को लोअर फंजाई कहो या एल्गल फंजाई कहो। हैबिटेट्स की अगर हम बात करें कि किस तरह की कंडीशन में ये रहना पसंद करते हैं, तो ये मेनली एक्कोटिक होते हैं, मेनली एक्कोटिक हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं। तो एक्कोटिक यानी कि जहां पर पानी मौजूद हो वहां पर ये रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज जब सड़ रही होती है तो वहां पर, जैसे लकड़ियों का सड़न जो होता है, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस, जहां पर बहुत ज़्यादा नमी रहती है, जहां पर बहुत ज़्यादा डैम्पीनेस होता है, वहां पर जो लकड़ियां सड़ रही होती हैं उन लकड़ियों को सड़ाने में बेसिकली इन्हीं फंगस का इस्तेमाल होता है। और प्लांट के ऊपर ये ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह भी रहते हैं, और एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट इन प्लांट, यानी कि प्लांट के अंदर ये काफी सारी बीमारियां भी करते हैं। क्लियर? चलो इनकी माइसीलियम के बारे में जरा देखो, क्या इनकी माइसीलियम कैसी होती है। फाइकोमाइसिटीज में जितने भी फंगस हैं सबकी माइसीलियम होती है एसेप्टेट सिनोसाइटिक, एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। अब भाई एसेप्टेट है तो सिनोसाइटिक तो होगी ही होगी। सिनोसाइटिक का मतलब समझते हो? वही मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अभी आपको समझाए थे सिनोसाइटिक क्या होता है, एसेप्टेट क्या होता है। तो एसेप्टेट या फिर हम कहें सिनोसाइटिक, या फिर जिसको अपन बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काय काय से होता है वो जरा देखें इनमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही स्पोर से होगा, बाय दी एसेक्सुअल स्पोर्स। तो वो जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो किस मोड से बन रहे हैं बेसिकली इस पर है। तो जैसे कि एक होता है बाय जू स्पोर, एक होता है किससे? बाय जू स्पोर। जू स्पोर जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। कैसे होते हैं? मोटाइल। और एक होता है ए प्लेनो स्पोर। ए प्लेनो स्पोर जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है बाबू, बहुत पॉपुलर है ये। क्वेश्चन ये मान करके चलो 101% है यहां से कि मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर जू स्पोर, नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर ए प्लेनो स्पोर। मोटाइल कौन से हैं? ए सेक्सुअल की बात कर रहा हूं मैं, ए सेक्सुअल स्पोर। मोटाइल में जू स्पोर है और नॉन मोटाइल में ए प्लेनो स्पोर है। ये जो स्पोर्स हैं आपके ये एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। दीज स्पोर्स प्रोड्यूसेस
एंडोजीनसली इन स्पोरेंजियम। इसको भी अच्छे से याद रखना, ये एंडोजीनस जो टर्म है ना, ये बड़ी पॉपुलर है। एंडोजीनसली ये बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर, कौन से, जू स्पोर और ए प्लेनोस्पोर। फिर हम बात करें इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है भाई, यहां पर होते हैं जाइगोस्पोर जो दो गैमीट के फ्यूजन से बनते हैं। यहां पर जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जाइगोस्पोर फॉर्मेशन, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट। दो गैमीट यहां पर बनेंगे और उन दो गैमीट के फ्यूजन से यहां पर क्या बनेगा बच्चा, जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन यहां पर होता है, जाइगोस्पोर। यहां पर ये जो गैमीट है, इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये गैमीट एक जैसे हो सकते हैं और ये एक जैसे नहीं भी हो सकते हैं। यहां पर दो कंडीशन बनती हैं कि ये जो गैमीट्स हैं जिनका फ्यूजन हो रहा है, ये गैमीट अगर एक जैसे हैं, दीज गैमीट्स आर सिमिलर, अगर ये गैमीट्स सिमिलर हैं तो इनको हम लोग बोलेंगे आइसोगैमस, आइसोगैमस, ठीक है। और उस फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोगैमी। आ रही है बात समझ में, उनके फ्यूजन को क्या बोलेंगे, आइसोगैमी। और अगर यहां पर मान लीजिए ये डिफरेंट शेप के हैं, मतलब इनके मॉर्फोलॉजी अलग अलग है, इफ दीज गैमीट्स आर डिसिमिलर, अगर ये डिसिमिलर हैं, इनके साइज जो शेप और साइज वगैरह है वो अलग अलग हैं, तो फिर इनको बोलेंगे हम एन आइसोगैमस या ऊगैमस, एन आइसोगैमस या ऊगैमस। तो एन आइसोगैमस और ऊगैमस दोनों के अंदर डिसिमिलर होते हैं आपके जो गैमीट्स हैं वो, ठीक। और इनकी फ्यूजन को बोलेंगे एन आइसोगैमी या ऊगैमी, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद रखना, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। एग्जाम्पल पर थोड़ा ध्यान दो आप। एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल है भाई आपके, ये फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है। फाइकोमाइसिटीज, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं इसमें, तो कौन से इसके अंदर फंगस आते हैं, एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, राम। राम, इसका क्या मतलब हुआ, राम। तीन इसके अंदर हैं, उनको आप लोग याद रखना। कौन कौन सी हैं वो तीन चीजें, आर फॉर राइजोपस, आर फॉर राइजोपस, ए फॉर एल्बिगो, एल्बिगो, ठीक है, और एम फॉर म्यूकर। याद हो जाएंगे, कितने सिंपल है ना, बस ये ट्रिक याद रखना, राम, आर फॉर राइजोपस, ए फॉर एल्बिगो और एम फॉर म्यूकर। ये एल्बिगो जो है ना, ये तो डिसीज भी कॉज करता है। ये एक पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड प्लांट के ऊपर। मस्टर्ड प्लांट जो होता है उस पर पैरासिटिक फंजाई भी क्या है, एक तरह का डिसीज कॉज करता है। फिर आते हैं नेक्स्ट एस्कोमाइसिटीज पर। फाइकोमाइसिटीज हो गया, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, ये दूसरा है। जैसे फाइकोमाइसिटीज था ऐसे एस्कोमाइसिटीज है। एस्कोमाइसिटीज को हम लोग सैक फंजाई भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड सैक फंजाई। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई भी बोलते हैं। हैबिटेट की अगर हम बात करें, देखो एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होते हैं, रेयरली अपन को यूनिसेलुलर मिलेंगे जैसे ईस्ट। मोस्टली तो मल्टी सेलुलर ही है, मल्टी सेलुलर है, मोस्टली मल्टी सेलुलर है। एक्सेप्शन देख लीजिए बस, और वो है ईस्ट। ईस्ट एकमात्र है जो यूनिसेलुलर है। तो अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि ईस्ट किस ग्रुप में आता है, ईस्ट जो है वो आपका एस्कोमाइसिटीज में आता है।
तो एस्कोमाइसिटीज मेनली कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, केवल ईस्ट को छोड़कर। ईस्ट कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। ईस्ट मतलब सैक्रोमाइसिस, वो भी आप लिख सकते हो, सैकरोमाइसिस, सैकरोमाइसिस, ईस्ट सैकरोमाइसिस, याद रखना, सैकरोमाइसिस ईस्ट। न्यूट्रिशन की बात करूं मैं, तो हम सभी को पता है, सबकी सब हेट्रोट्रॉपिक है। इनके पास कौन से क्लोरोफिल है जो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे? सबकी सब कैसे हैं? ये हेट्रोट्रॉपिक है। पूरा फंगस ही हेट्रोट्रॉपिक है, तो ये कौन सा अलग है? ये भी कैसे हैं भैया? आपके हेट्रोट्रॉपिक हैं। और हेट्रोट्रॉपिक में ये भी अलग अलग मोड से न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे ये सेप्रोफाइट भी हैं, ये आपके डिकम्पोजर भी है, पैरासाइट भी हैं, ये कैप्रोफिलस भी हैं, ये सेप्रोफाइटिक भी हैं, ये पैरासिटिक भी हैं। पैरासिटिक यानी कि इनसे डिसीज भी होती है। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या हो गया? जो डेड ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं। पैरासिटिक मतलब जो लिविंग सेल को खाते हैं। ये अच्छे डिकम्पोजर भी हैं, चीजों को अच्छे से डिकम्पोज भी कर देते हैं, तो बढ़िया डिकम्पोजर है। और एक अच्छा सा टर्म इनके लिए इस्तेमाल होता है, वो है कैप्रोफिलस। नाम सुने हो कभी? कैप्रोफिलस। कैप्रोफिलस मतलब जो गोबर पे ग्रो करते हैं, गोबर पे। कैप्रोफिलस माने कि ग्रो ऑन डंग। जो गोबर पे ग्रो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कैप्रोफिलस। गोबर पर जो फंगस ग्रो करते हैं उनको कैप्रोफिलस बोलते हैं। तो वो कैप्रोफिलस भी है बेसिकली आपके। ठीक है, इन चीजों को भी आप लोग याद रखना। कैप्रोफिलस में ओ आएगा यहाँ पर, कॉप्रोफिलस होता है कॉप्रोफिलस। तो ये गोबर पे भी ग्रो करते हैं। माइसीलियम की बात करें तो ब्रांच और सेप्टेट माइसीलियम यहां पर देखने के लिए मिलेगी आपको। ब्रांच माइसीलियम होगी और सेप्टेट माइसीलियम होगी। ब्रांच एंड सेप्टेट, ये पॉइंट याद रखिएगा, ब्रांच और सेप्टेट माइसीलियम यहां पर होती है। फिर बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले हम लोग बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे स्पोर्स बनते हैं यहां पर कोनिडिया, ये याद रखिएगा, कोनिडिया स्पोर। एस्कोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर कौन से बनते हैं? कोनिडिया बनते हैं। और ये कोनिडिया जो है वो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, प्रोड्यूस एक्सोजीनसली। अभी आपको एक शब्द लिखाया था एंडोजीनसली, ये एक्सोजीनसली है। एंडोजीनसली वाले वो हो गए, ये कोनिडिया जो है वो एक्सोजीनसली है। ये एक स्पेशल माइसीलियम पर बनता है जिसको कोनिडियोफोर बोलते हैं। ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। यानी कि कोनिडिया कहां बनते हैं? कोनिडिया बनते हैं कोनिडियोफोर पर, एक स्पेशल माइसीलियम है और वहां बाहर बनते हैं, ये एक्सोजीनसली बनते हैं। और यही कोनिडिया बनते हैं, बाद में जाकर के जर्मिनेट होते हैं और एक नई माइसीलियम बना देते हैं। नोट में चाहो तो इस चीज को लिख सकते हो। कोनिडिया जो है, सॉरी, कोनिडिया जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू माइसीलियम। कोनिडिया जर्मिनेट होकर के नई माइसीलियम बनाती है, नई माइसीलियम जो है वो प्रोड्यूस कर देती है। फिर हम बात करें यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी बात करें हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे स्पोर्स बनते हैं यहां पर, सेक्सुअल स्पोर्स। और बहुत पॉपुलर स्पोर है यहां पर आपका एस्को स्पोर्स, क्योंकि एस्कोमाइसिटीज है तो एस्को स्पोर बनेगा। स्पोर है यहां पर एस्को स्पोर, एस्को स्पोर। कौन सा स्पोर बनता है बॉस? एस्को स्पोर बनता है। और ये प्रोड्यूस होते हैं एंडोजीनसली। ये स्पोर्स कहां प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं एंडोजीनसली, प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली इन अ फ्रूटिंग बॉडी, जिसको बोलते हैं एस्कस या एसआई। एंडोजीनसली इन सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए तो इसको सैक फंजाई भी बोलते हैं। और उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एसआई या फिर एस्को
एस्कोकार्प, एस्कोकार्प। ये एस्कोकार्प क्या है भाई, इनकी फ्रूटिंग बॉडी है। एस्कस जो देखो एसआई जो है वो एक प्लूरल वर्ड है, एक एस्कस होता है वो सिंगुलर वर्ड होता है। तो एसआई जो होती है वो अरेंज्ड होती है एस्कोकार्प के अंदर, वो फ्रूटिंग बॉडी है। जैसे मैं इसकी फ्रूटिंग बॉडी की बात करूं तो फ्रूटिंग बॉडी में क्या होता है, ये एस्काई जो होता है ना, ये अरेंज्ड होता है एस्कोकार्प में। एसआई जो है ना ये एस्कोकार्प के अंदर प्रोड्यूस्ड होता है। एग्जाम्पल देखो यहां पर, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है भाई। एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक लिखो इसमें एस्परजिलस, एस्परजिलस ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है इसमें क्लेबीसेप्स, एक ये एग्जाम्पल है इसमें क्लेबीसेप्स। एक और लिखो इसमें न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। ये न्यूरोस्पोरा जो होता है ना वो भी इसी के अंदर ही आता है, न्यूरोस्पोरा भी इसी में आता है। न्यूरोस्पोरा को एक और चीज पूछते हैं, न्यूरोस्पोरा जो है वो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में, इसलिए इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल and genetic work, so also called Drosophila of प्लांट किंगडम, इसलिए इसको अपन लोग ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसमें मॉरल्स और ट्रफल्स करके एक हैं वो भी आते हैं, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। ट्रफल्स ये एडिबल है, इनको खाया भी जाता है। मॉरल्स और ट्रफल ये भी एस्कोमाइसिटीज में आते हैं और एडिबल होते हैं, ध्यान रखना। एडिबल है, कहते हैं स्वाद में बड़ा डेलीशियस हैं, अच्छे हैं, ऐसे वैसे, मैंने तो नहीं खाए भाई। फिर आते हैं थर्ड बेसिडियोमाइसिटीज पर। बेसिडियोमाइसिटीज, चलो ये तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को हम लोग क्लब फंजाई भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड क्लब फंजाई। किस नाम से इनको जाना जाता है बाबू, क्लब फंजाई के नाम से इनको जाना जाता है, इनको हम लोग क्लब फंजाई भी बोलते हैं। इसमें मशरूम आते हैं, ब्रैकेट फंजाई, पफ वॉल, सब इसी में तो आते हैं। मशरूम जो होते हैं ना वो इसी में है, पफ वॉल जो है वो इसी में है, ब्रैकेट फंजाई ये भी इसी के अंदर है। तो मशरूम, पफ बॉल, ब्रैकेट फंजाई ये सब बेसिडियोमाइसिटीज में ही तो है। हैबिटेट की बात करें तो सॉइल के अंदर, लॉक्स के अंदर, ट्री स्टम्प्स के अंदर, और जो लिविंग प्लांट बॉडीज होती है उनमें पैरासाइट की तरह भी ये रहते हैं। हैबिटेट की बात करें तो हमको सॉइल के अंदर मिल जाएंगे, लॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, ट्री स्टम्प्स के अंदर मिल जाएंगे, और पैरासाइट्स की तरह भी मिलते हैं, जैसे रस्ट और स्मट। जैसे रस्ट और स्मट फंजाई है, उदाहरण के तौर पर जैसे गेहूं के अंदर एक रस्ट होता है जिस वो होता है पक्सीनिया। तो जो पक्सीनिया है ना ये क्या है भाई, आपका रस्ट है इसी में तो आता है, पक्सीनिया इसी में तो आता है आपका। अस्टील है जो स्मट फंजाई है वो इसी में आता है, स्मट फंजाई, ये नाम जरूर याद रखना। अस्टील है जो, ये स्मट फंजाई, ये पैरासिटिक है, ये डिसीज कॉज करते हैं, गेहूं के अंदर डिसीज कॉज करते हैं, इनसे डिसीज होती है। माइसीलियम, ब्रांच और सेप्टेट होती है इनकी माइसीलियम। माइसीलियम कैसी है, ब्रांच एंड सेप्टेट। किसी को कोई समस्या, मेरे हिसाब से अब तक तो नहीं होनी चाहिए, सब कुछ सिंपल सिंपल चल रहा है। ये स्मट फंजाई, ये रस्ट फंजाई, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बेसिडियोमाइसिटीज में पैरासिटिक फंगस होते हैं रस्ट फंजाई, स्मट फंजाई इसी में है।
इसमें ए सेक्सुअल स्पोर्स यूजुअली नहीं होते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ए सेक्सुअल स्पोर यूजुअली नहीं होते हैं। ए सेक्सुअल स्पोर्स जनरली नॉट फाउंड। क्या कहा मैंने? यूजुअली ए सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो यहां पर नहीं पाए जाते, बेसिडियोमाइसीटीज में नहीं होते हैं। यहां पर आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिल जाएगा। फ्रेगमेंटेशन बहुत कॉमन है, बहुत बहुत कॉमन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसमें फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा कॉमन है। यहां पर फ्रेगमेंटेशन इज मोस्ट कॉमन। तो सबसे ज्यादा कॉमन जो मेथड है इसके अंदर वो कौन सा है? वो आपका यही है, फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका बड़ा यूनिक फीचर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ा यूनिक फीचर है इसका। भाई ऐसा क्या यूनिक फीचर है बस सर इसके अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले भी था। यूनिक फीचर ये है कि इसमें सेक्सुअल ऑर्गन ही नहीं है, सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट है यहाँ पर। ये इसका एक यूनिक फीचर है। सेक्स ऑर्गन जो है वो यहाँ पर क्या है? एब्सेंट है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है और सेक्स ऑर्गन ही नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, सेक्स ऑर्गन ही नहीं है। एंथ्रीडियम मूगोनियम यहाँ पर होते ही नहीं है। यहां पर प्लाज्मोगेमी जो होती है वो वेजिटेटिव सेल में होती है, सोमेटिक सेल के अंदर ही होती है। यहां पर जो प्लाज्मोगेमी होगी ना वो होगी कहां पर? अकर्स बिटवीन द सोमेटिक सेल या फिर जो वेजिटेटिव सेल होते हैं वो। मतलब कोई गैमीट वगैरह नहीं बनते, गैमीट बनने का काम ही नहीं है। सोमेटिक सेल वेजिटेटिव सेल होते हैं ना, वही आपस में फ्यूज हो जाते हैं और यहां पर बनता है फिर डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर आफ्टर द फ्यूजन, या फिर हम कहें प्लाज्मोगेमी। दे फॉर्म डाइकैरियोटिक। अभी आपको बताए थे डाइकैरियोटिक बनाते हैं ये। दे फॉर्म डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर। ये यहां पर क्या बनाते हैं? ये डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर से बाद में बनता है बेसिडियम एंड लेटर फॉर्म बेसिडियम। और डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर से ये बाद में क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं बेसिडियम। क्लियर? फिर बाद में इसमें कैरियोगेमी और मियोसिस भी होती है, यानी कि बेसिडियम बन जाएगा, फिर बेसिडियम के अंदर कैरियोगेमी और मियोसिस होगी। कैरियोगेमी एंड मियोसिस ये होती है बेसिडियम के अंदर। ये बेसिडियम के अंदर होती है जिसमें 4 बेसिडिया बनते हैं, या बेसिडियो स्पोर जिनको हम बोलते हैं वो बनते हैं। स्पोर्स बनते हैं ना, बेसिडियो स्पोर्स, जिसमें 4 बेसिडियो स्पोर्स यहां पर आपके बन जाएंगे। ये बेसिडियो स्पोर एक्सोजीनसली बनते हैं बेसिडियम पर, प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली ऑन बेसिडियम। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सोजीनसली बनेंगे। यानी कि नॉर्मली क्या है भाई इसमें, जैसे मान लीजिए ये 2 हाइफी हैं, कोई सेक्स ऑर्गन तो इसके अंदर बाबू है नहीं, कोई सेक्स ऑर्गन इसके अंदर जो है वो नहीं पाया जाता है। नॉर्मली जो सोमेटिक सेल होते हैं वही इसमें फ्यूज हो जाते हैं। यहां पर प्लाज्मोगेमी होगी इनकी, वो भी किसके बीच में होगी? सोमेटिक सेल के बीच में ही होगी, बिटवीन दी सोमेटिक सेल। कोई गैमीट वगैरह नहीं बनेंगे, तो यही यहां पर क्या होंगे? आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ये बन गया भाई यहां पर N+N, जिसको बोलते हैं हम लोग डाइकैरियोन। और इसी से आगे जाकर के बनती है बेसिडियम। बेसिडियम क्या है भाई? बेसिडियम जो है वो इसकी फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी है। और फिर इस बेसिडियम के अंदर बाद में जाकर के होती है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी से क्या होगा? जो N+N है वो आपका 2N बन जाएगा, यानी कि जाइगोट बन जाएगा। और फिर उसके बाद उसमें होगा मियोसिस, और मियोसिस से बनाएंगे वहां पर 4 बेसिडियो स्पोर।
4 बेसिडियो हैप्लॉइड बेसिडियो स्पोर यहां पर बन जाएंगे। क्लियर हो गया? चलो एग्जाम्पल देख लो भाई, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें लिखिए एगेरिकस। एगेरिकस माने कि मशरूम। मशरूम जो होते हैं वो क्या होते हैं? एगेरिकस ही होते हैं। और मैंने आपको एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बताया पक्सीनिया, पक्सीनिया, जो कि क्या है? एक रस्ट फंजाई है, डिसीज कॉज करता है। और एक मैंने आपको बताया अस्टीलेजो, जो कि क्या है? स्मट फंजाई है। ये भी पैरासिटिक है, ये भी डिसीज कॉज करता है। ठीक है, तो मशरूम तो ये हो गया, रस्ट फंजाई ये हो गया, और स्मट फंजाई ये हो गया। ये 3 इसके अंदर आप एग्जाम्पल याद रखो। फिर आते हैं फोर्थ ग्रुप, और वो फोर्थ यानी कि लास्ट ग्रुप है हमारा, ये है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज इसी को हम लोग फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टाई। ये क्या चीज होती है भाई? फंजाई इम्परफेक्टाई, मतलब ये इम्परफेक्ट फंजाई है। क्या मतलब हुआ इसका? वाई इम्परफेक्टाई, क्यों इम्परफेक्टाई, क्यों? यही है आपका IMP नीट के लिए बहुत जरूरी है। इम्परफेक्टाई क्यों? क्योंकि इनके अंदर केवल ए सेक्सुअल फेज है, सेक्सुअल स्टेज इनके अंदर होती ही नहीं है। बिकॉज सेक्सुअल स्टेज इज एब्सेंट, सेक्सुअल स्टेज इनके अंदर होती ही नहीं है, अभी तक अननोन है, या फिर कहें अपन अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है, ये ऐसा बोल सकते हैं अपन। आइदर अननोन, अभी जब तक है नहीं तो अपन बोलेंगे अननोन, या फिर हो सकता है बाद में जाकर के कोई ऐसा फंगस मिले जो डिस्कवर्ड हो जाए, तो ऐसा भी बोल सकते हैं अपन, हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड येट, डिस्कवर्ड येट, अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। हो सकता है आप में से आगे चल के कोई साइंटिस्ट बन जाए और वो डिस्कवर कर ले, तो अभी तक तो नहीं है, इसलिए इसको फिलहाल अपन बोल देते हैं फंजाई इम्परफेक्ट है। यहां पर केवल ए सेक्सुअल फेज पाई जाती है, ओनली ए सेक्सुअल फेज, ए सेक्सुअल, या फिर हम बोले वेजिटेटिव फेज आर नोन। अभी तक हमने जितने भी फंगस इस ग्रुप के देखे हैं उसमें हमें केवल ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही मिली है। इसमें क्लासिफिकेशन शिफ्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जिस दिन हमने डिस्कवर कर लिया कि हाँ भाई इसमें भी कोई सेक्सुअल स्टेज है, अभी देखो इस चक्कर में हमने क्या इसको अलग रखा हुआ है ड्यूटेरोमाइसिटीज में, क्यों रख रखा है? क्योंकि इसमें सेक्सुअल स्टेज नहीं है। जिस दिन सेक्सुअल स्टेज इसकी डिस्कवर हो गई, वंस द सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर्ड, ये बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूं मैं, वंस द सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर्ड, एक बार सेक्सुअल स्टेज अगर डिस्कवर हो गई तो फिर इसको हम लोग एस्कोमाइसिटी या बेसिडियोमाइसिटीज में इसको अपन लोग मूव कर देंगे। दे आर ऑफन मूव्ड टू एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, या तो इसको एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में मूव कर देंगे। किसको? ड्यूटेरोमाइसिटीज को। लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, एक बार मिल तो जाए अपन को। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो ए सेक्सुअल स्पोर कोनिडिया से होता है। ये सेक्सुअल स्पोर तो है नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही नहीं है, क्योंकि अभी तक तो डिस्कवरी नहीं किया गया। तो इसमें होता है ओनली बाय द ए सेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया। तो याद रखिएगा यहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कोनिडिया से होता है। माइसिलियम आपको सेप्टेट और ब्रांच मिलेगी यहां पर, माइसिलियम जो मिलेगी अपन को यहां पर वो मिलेगी सेप्टेट और ब्रांच्ड। सेप्टेट माइसिलियम होगी, प्रॉपर ब्रांच्ड होगी। इसका कुछ इकोलॉजिकल रोल भी है, कई सारे जो हैं वो सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक भी हैं, पर ज्यादातर आपके डिकम्पोजर हैं, ज्यादातर डिकम्पोजर है। तो इकोलॉजिकल रोल इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल रोल है इसका।
देखो कुछ तो जो है सम आर सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, कुछ हैं जो डिसीज कॉज करते हैं, नो डाउट डिसीज कॉज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर्स, और ये क्या करते हैं, मिनरल्स की साइकिलिंग में, रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं. बट अ लार्ज नंबर इन्वॉल्व्स इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लिटर्स, लिटर्स के डिकम्पोजिशन में इन्वॉल्व है और हेल्प करते हैं किसमें, मिनरल रिसाइकलिंग में, एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग. तो इकोलॉजिकल रोल इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल देख लो भाई, इनके जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे अल्टरनेरिया फंगस है, अल्टरनेरिया ये पैरासिटिक फंगस है, डिसीज कॉज करता है, अल्टरनेरिया डिसीज कॉज करता है. इसके अलावा जैसे कोलेक्टोट्राइकम, कोलेक्टोट्राइकम ये भी डिसीज कॉज करता है, इससे भी बीमारी होती है. और लिखो ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा ये कुछ इंपॉर्टेंट फंगस हैं, इनके नाम आप लोग याद रखिएगा. अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा ये आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर आते हैं. इज दैट क्लियर? अब मैं ना आपको कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि नीट के लिए बहुत जरूरी है, वन लाइनर है, उनको याद रखना. नीट फैक्ट्स जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक है वीट रस्ट. गेहूं के अंदर जो वीट रस्ट डिजीज होती है वो किससे होती है, वो होती है आपकी पक्सीनिया से. पक्सीनिया, पक्सीनिया किस में आता है ये बात आप लोगों को पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया है. एक क्वेश्चन आता है एंटीबायोटिक से, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन. ये किस फंगस से ऑब्टेन किया था, ये ऑब्टेन किया जाता है पेनिसिलियम फंगस से. ये किससे क्वेश्चन आता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी पेनिसिलियम. और पेनिसिलियम फंगस किस में आता है, एस्कोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में. ये बेसिडियोमाइसिटीज का है. पक्सीनिया फंगस किस में है, बेसिडियोमाइसिटीज में है, और पेनिसिलियम फंगस एस्कोमाइसिटीज में है. ठीक, इस चीज को भी आप लोग याद रखना. एक पूछते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज, डाइकैरियोटिक फेज या N+N, ये कहां किस में अपन को देखने को मिलेगा, ये अपन को मिलता है देखने के लिए एस्कोमाइसिटीज में, और बेसिडियोमाइसिटीज में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वहां तो मिलना ही मिलना है, और बेसिडियोमाइसिटीज में. तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज दोनों के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है. क्लियर? इस चीज को आप लोग याद रखना. और यहां पर एक और लिखिए, अभी मैंने आपको जो बताया था ना ड्यूटेरोमाइसिटीज में कोलेक्टोट्राइकम, शुगर केन, गन्ने के अंदर एक बीमारी होती है जिसका नाम है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है. तो ये किससे होता है, कौन सा फंगस है, ये है कोलेक्टोट्राइकम, कोलेक्टोट्राइकम फैलकैटम, फैलकैटम, कोलेक्टोट्राइकम फैलकैटम, कोलेक्टोट्राइकम फैलकैटम. ये कोलेक्टोट्राइकम कौन सा है, ड्यूटेरोमाइसिटीज का है, याद रखिएगा. ड्यूटेरोमाइसिटीज फंगस में आता है ये, ड्यूटेरोमाइसिटीज फंगस में कोलेक्टोट्राइकम फैलकैटम. और अल्टरनेरिया भी आपको लिखाए थे, अल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर, ये दिखाया अल्टरनेरिया. ये कौन सी डिसीज कॉज करता है, आलू के अंदर अर्ली ब्लाइट, यहीं चाहो तो यहीं लिख लो, अर्ली ब्लाइट इन पोटैटो. आलू के अंदर अर्ली ब्लाइट डिसीज जो होती है ना वो इसी से होती है, अल्टरनेरिया सोलेनाई से, कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया सोलेनाई. आ गई बात समझ में? तो ये हो गया बॉस आपका कंप्लीट किंगडम फंजाई, वन शॉर्ट क्लास, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके नीट के लिए बहुत जरूरी है और पूरा की पूरा NCERT बेस है. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. जय हिंद, जय भारत.